केरला में एक विलेज है, कोडिन्ही विलेज, एंड इट्स अ वेरी मिस्टीरियस विलेज बिकॉज यहाँ पर मोस्टली ट्विंस ही बर्थ लेते हैं। जब भी किसी कपल को बच्चा होता है तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि बच्चे ट्विंस ही होंगे। सिंगल चाइल्ड्स बहुत कम ही होते हैं इस विलेज में, और ऐसा माना जाता है कि एक इनविजिबल अननोन पावर इस गांव को या यहाँ के लोगों के डीएनए को कंट्रोल करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गांव कर्स्ड भी है, बट अभी तक यहाँ ऐसा सब क्यों होता है इसका एक कंफर्म रीजन किसी को नहीं पता है। आज की ये स्टोरी इस विलेज से ही बिलोंग करने वाली एक छोटी सी फैमिली की है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गणेश, जो कि उसी गांव में रहता है, ही इज डिसेंटली एजुकेटेड बिकॉज वो गांव से बाहर शहर में अपनी ठीक ठाक स्टडीज कर चुका है और अभी अपने गांव में ही अपना खेती बाड़ी का काम और एक छोटी सी दुकान को चलाता है। शहर में पढ़ते वक्त गणेश की चित्रा के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग हुई, दोस्ती हुई, और स्टडीज के बाद वो दोस्ती शादी में बदल गई। चित्रा कोढ़नी विलेज के आसपास वाले ही विलेज से बिलोंग करती है, तो आराम से वो गणेश के साथ शादी करके बाद में कोढ़नी गांव में ही शिफ्ट हो गई थी। अब इनकी शादी के यहाँ से 3 साल बाद इन लोगों ने बहुत ट्राई किया पर इन्हें कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। इवन इन लोगों ने शहर के कई सारे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स तक में कंसल्ट करवाया, टेस्ट करवाए, पर दोनों की ही रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल और ठीक आ रही थी। सो डॉक्टर्स भी ये चीज़ आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे थे कि प्रॉब्लम है क्या। पर जो भी हो, 3 साल रेगुलर ट्राई करने के बाद फाइनली ये दोनों पेरेंट्स बन ही गए, और सरप्राइजिंगली इनको कोई ट्विन नहीं बल्कि एक प्यारा सा छोटा सा लड़का हुआ। ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज तो थी कि उस गांव में सिंगल चाइल्ड का बॉर्न होना बहुत कम ही ऐसा होता है। चित्रा को भी ये बात पता थी, उसने गणेश से इस बारे में पूछा। इनफैक्ट रिलेटिव्स और गांव के भी और जो लोग हैं उन्होंने भी पूछा, पर गणेश इस बारे में कुछ नहीं कहता था और इसे बस इग्नोर ही कर देता था, और वो इस बात पर कोई आर्गुमेंट ही नहीं करना चाहता। जो भी हो, ये दोनों अपने उस बच्चे के लिए काफी खुश थे, लेकिन शायद ये खुशी ज्यादा समय की नहीं थी। जैसे जैसे वो बच्चा, जिसका नाम इन्होंने आर्यन रखा था, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, देन दे रियलाइज्ड कि आर्यन थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है। उसके ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत स्लो है। वो चलना फिरना बोलना बहुत धीरे धीरे सीख पा रहा था, और आर्यन का पढ़ाई लिखाई में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। अब देखो, नॉर्मली छोटे बच्चे स्कूल जाने में नखरे तो दिखाते ही हैं, लेकिन आर्यन बहुत एक्सट्रीम चीजें करता था। जब आर्यन थोड़ा बड़ा हुआ, शायद 6 साल का, तब तक बहुत मुश्किल से ही उसने कुछ थोड़ा बहुत बोलना और चलना फिरना सीखा होगा। और जब बच्चा नॉर्मल चीजें ही इतनी धीरे सीख पा रहा है, तो उसे पढ़ाई लिखाई करवाने में ऑलरेडी लेट हो ही गया था। और वो आर्यन भी थोड़ा अजीब था। जब उसे सबसे पहले एक स्कूल में भेजा गया, तो पता नहीं कैसे बट उस छोटे से बच्चे ने, जो कि दिमाग से इतना तेज भी नहीं है, उस बच्चे ने अपने ही क्लास के 2 बच्चों से फालतू में ही लड़ाई की और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। लिटरली चीजें फेंक कर मार दी, जिससे वो बच्चे काफी इंजर्ड भी हो गए। इनफैक्ट उसने टीचर तक के ऊपर एक कंपास बॉक्स जो टीचर की डेस्क पर रखा हुआ था, आर्यन ने वो कंपास बॉक्स उठाकर सीधे टीचर के सर पर फेंक कर मार दिया। इस सब के बाद इमीडिएटली स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल ही दिया। फिर गणेश ने उसे गांव के किसी दूसरे स्कूल में भेजने का ट्राई किया, बट इस बार आर्यन अपने आप को ही मारने लगा, अपने नेल्स से अपने ही फेस को स्क्रैच करने लगा, जमीन में लोटने लगा। और जब गणेश और चित्रा दोनों ही उसे रोकने की, संभालने की कोशिश कर रहे थे, उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी, बट वो मान ही नहीं रहा था। आर्यन इस टाइम पर इतना ज्यादा चीख रहा था, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। इस सब के साथ साथ एक और जो थोड़ी क्रीपी बात थी आर्यन के साथ, वो ये थी कि कई बार आर्यन अकेले में कुछ बड़बड़ाने या किसी से बातें करने लगता था, या शायद खुद से ही कुछ बोलने की, कहने की कोशिश करता था। कभी कभी रूम में बैठे हुए सडनली हंसते हंसते एकदम डर जाता था और फिर एकदम से हंसने खेलने लगता था। कभी कभी किसी एक कॉर्नर में बहुत देर तक अजीब तरह से घूरने लगता था, फिर धीरे धीरे अपनी नजरें ऐसे मूव करता था जैसे उसे कोई तो दिख रहा है, और वो जो कुछ भी है वो इधर उधर चल रहा है। आर्यन किसी की तरफ पॉइंट करके कुछ बताने की भी कोशिश करता रहता था। चित्रा और गणेश दोनों को ही इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखो, अब तक आर्यन 6-7 साल का तो हो ही चुका था, और क्योंकि वो मेंटली बिल्कुल स्टेबल नहीं है और उसे सीरियसली पढ़ाई में, स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो अब उसके पेरेंट्स ने भी इस बात पर
और फ़ोर्स करना छोड़ दिया और दे एक्सेप्टेड कि हाँ, उनका बेटा नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, वो थोड़ा अलग है। पर जो भी है अब उसे कैसे भी करके पालना तो है ही। तो ये लोग उसे घर में ही थोड़ा बहुत पढ़ाने और चीज़ें सिखाने के लिए सोच लेते हैं। बट यहाँ से अब सिचुएशन धीरे-धीरे और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी और एक्चुअली यहाँ से तो सब कुछ शुरू हुआ था। कई बार रात को जब सब लोग सो रहे होते थे, तो आर्यन पता नहीं कैसे दोनों के बीच में ही सो रहा होता था पर अचानक से वो बेड से नीचे गिर जाता था और रोने लगता था। ये दोनों जागते थे तो देखते थे कि आर्यन बेड की साइड में नीचे गिरा हुआ है और जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं क्योंकि उसे एकदम बीच में ही सुलाते थे। अब एक बार नॉर्मली चित्रा किचन में कुछ काम कर रही थी और आर्यन को भी उसने किचन में ही अपने साथ बैठा लिया था और वो कुछ अपने टॉयज से खेल रहा था कि तभी अचानक से गैस की फ्लेम बहुत तेज हो गई और आर्यन खेलते खेलते अपने हाथों में टॉय पकड़कर हाथों को ऊपर की तरफ पॉइंट किया हुआ था। तो वो गैस की फ्लेम इतनी तेज थी कि अचानक से आर्यन के हाथ पर हल्की सी वो फ्लेम लग गई और वो बहुत तेज रोने लगा। चित्रा ने तुरंत टंकी खोली और उसका हाथ टंकी के नीचे लगाया। अच्छा वो ज्यादा तो नहीं पर हल्का फुल्का सा हाथ जल गया था आर्यन का। थोड़ा बहुत दवाई वगैरह लगाई, फिर उसको ठीक किया गया। वेल, एक बार क्या होता है कि इनका जो घर है वो बस ग्राउंड फ्लोर का ही है, तो इनके घर के सेंटर में जो वरांडा है ना, वहाँ एक कॉर्नर से काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेती हुई स्टेयर्स हैं, जो ऊपर छत पर जाने के लिए बनी गई हैं। तो एक बार चित्रा नॉर्मली सुबह-सुबह अपने रूम से बाहर निकली और वरांडे के जस्ट आगे वॉशरूम था, तो वो वहाँ की तरफ जाने लगी। अब ऐसे ही सुबह-सुबह वो इधर-उधर देखते हुए जा रही थी कि तभी उसकी नज़र पड़ी उन स्टेयर्स पर। अब वो स्टेयर्स एक ऐसे कॉर्नर पर हैं, जहाँ पर लाइट्स आती-जाती नहीं हैं, तो दिन में तक उस स्टेयर्स पर अंधेरा ही रहता है। लेकिन उस टाइम जैसे ही चित्रा की नज़र वॉशरूम जाते वक़्त उन स्टेयर्स पर पड़ी, तो एकदम से उसे फ़ील हुआ कि आर्यन वहाँ स्टेयर्स पर अजीब से पोस्चर में बैठा हुआ है, जो कि जस्ट फॉर अ सेकंड उसको ऐसा फ़ील ही हुआ था, लेकिन ध्यान से रुक कर देखने पर शी फाउंड नथिंग देयर। और वैसे भी आर्यन अभी अपने कमरे में ही सो रहा था, जहाँ से जस्ट अभी चित्रा बाहर आई है, तो उसे आर्यन स्टेज पर दिखना शायद कुछ वहम ही हो सकता है। वेल, एक बार सब लोग रात को सो ही रहे थे कि तभी अचानक से आधी रात को घर के अंदर किसी बिल्ली की आवाज़ सुनाई देने लगी। वेल, ये बात थोड़ी कॉमन थी बिकॉज़ इन लोगों के घर के आस-पास काफ़ी सारी कैट्स हैं जो घूमती फिरती हैं, तो दिन में भी कई बार कैट्स घर में घुसकर छुप जाती थीं। तो अब आधी रात को उस बिल्ली की आवाज़ से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था और चित्रा की नींद उस वजह से टूट भी गई थी। अब जैसे ही चित्रा हल्का-सा जागी, तब धीरे-धीरे वो बिल्ली की आवाज़ कहीं दूर होती चली गई और ऐसा लग रहा था जैसे अब बिल्ली भाग गई है। वेल, अब चित्रा वापस से अपनी आँखें बंद करके सोने की कोशिश करती है कि तभी चित्रा को आर्यन के ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आर्यन उसी बेड पर लेटा हुआ था। चित्रा हल्की-सी नींद में ही थी, बट उसने आर्यन की तरफ देखा और इस मोमेंट पर उसके ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन आर्यन उस बेड पर बिल्कुल चुपचाप सो रहा था। अब चित्रा थोड़ा उठकर बैठती है। अभी भी वो रोने की आवाज़ एकदम क्लियरली सुनाई दे रही थी। वेल, थोड़ा नींद से जागने पर जब चित्रा ने ध्यान से सुना, तब उसको समझ आया कि वो जो आवाज़ है, वो कमरे के बाहर से आ रही है, लाइक उनके घर के मेन गेट की तरफ से। अब इस मोमेंट पर चित्रा इमीडिएटली गणेश को जगाती है और अभी भी वो आवाज़ सुनाई दे ही रही थी। तो अब ये दोनों धीरे-धीरे उस आवाज़ को फ़ॉलो करते हुए अपने रूम के बाहर आए और अब ये लोग अपने मेन डोर के सामने खड़े हुए थे और इस मोमेंट पर वो आर्यन के जैसी रोने की आवाज़ घर के दरवाजे के बाहर से आ रही थी और अलोंग विद दिस कोई उस दरवाजे को बहुत ज़ोर-ज़ोर से धक्का मार रहा था। इतना ज़ोर से कि वो दरवाज़ा लिटरली निकल सकता था और ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 लोग एक साथ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इससे पहले कि ये लोग कुछ सोच समझ या कर पाते, अब वो रोने की आवाज़ एक क्रीपी सी हँसी में बदल गई, जिसके बाद अब इन्हें अपने रूम के अंदर से चीज़ों के गिरने और आर्यन के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये दोनों भागते हुए सीधा कमरे की तरफ गए और तब उन्होंने देखा कि आर्यन अपने आप ज़मीन में घसीट रहा है। लाइक वहाँ पर कोई भी नहीं है, पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आर्यन के बालों को अपने हाथों से कसकर पकड़ रखा है और उसे इधर से उधर जोर-जोर से घसीटे जा रहा है। गणेश तुरंत भागकर आर्यन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अब जैसे ही उसको पकड़ा,
तो गणेश को लिटरली ऐसा फ़ील हुआ कि वहाँ पर कोई तो है जो ये सब कर रहा है, बस वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जिस जगह पर इस टाइम गणेश ने आर्यन को पकड़ा हुआ था, उस समय सामने की तरफ एक मिरर था और अचानक से गणेश की नज़र उस मिरर पर पड़ी और उस मिरर में लिटरली गणेश जिसने आर्यन को अपनी गोद में ले रखा था, अभी गणेश को दिखा कि ज़मीन पर एग्ज़ैक्टली आर्यन के ही जैसा दिखने वाला बच्चा गणेश के पास ही खड़ा हुआ है और वो बच्चा गणेश को घूरे जा रहा है। चित्रा को भी शीशे में वो बच्चा दिखाई दे रहा था और उस बच्चे की आँखें बिल्कुल वाइट और ग्लो कर रही थीं। पर कुछ ही सेकंड्स में उस बच्चे का फेस बिल्कुल अजीब-सा होने लगा और पता नहीं कैसे पर उस मिरर में दिख रहा था कि अब उस बच्चे के शरीर पर आग लग चुकी है। उसका पूरा शरीर जल रहा है। वो बस एकदम शांत वहाँ खड़ा हुआ है और उसका चेहरा बिल्कुल जल चुका है। ऊपर की स्किन पूरी ही ब्लैक होकर जल चुकी है, गायब हो चुकी है। बस अंदर जलती हुई काली हड्डियाँ दिख रही हैं, जिन पर मांस के फ्रैगमेंट्स चिपके हुए हैं और उसके बाद एकदम से वो बच्चा कहीं गायब हो गया। वेल, अब आर्यन को थोड़ा सँभालते हैं, बेड पर लिटाते हैं। अब वो रोने की और दरवाज़े की आवाज़ नहीं आ रही थी और सब कुछ एकदम एक वियर्ड से साइलेंस में बदल चुका था। आर्यन बेड पर लेटा हुआ रो रहा था और उसके बहुत सारे बाल भी उसके सर से उखड़ चुके थे और अभी उसके पूरी बॉडी में बहुत सारे कट्स और स्क्रैचेस आ चुके थे। सब लोग बहुत डर चुके थे कि अचानक से ये सब हो क्या रहा है। वेल, अब उस रात को ये सब लोग बस ऐसे ही जागते रहे, हनुमान चालीसा सब पढ़ने लगे जिससे थोड़ा डर कम लगे। आर्यन को काफ़ी चोट लग चुकी थी तो उसके लिए थोड़ा दवाई वगैरह लगाई और इस मोमेंट पर आर्यन बहुत अजीब तरह से कभी किसी कॉर्नर में, कभी रूम की सीलिंग पर और कभी-कभी रैंडम सी जगह पर कॉन्स्टेंटली देखे जा रहा था और बहुत डर रहा था। वेल, वो रात धीरे-धीरे बीत गई। सुबह हुई, ये बस यही सोचते रहे कि ये सब था क्या और ये हो क्या रहा था। पर किसी के पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। पर शायद गणेश कुछ तो जानता था, पर छुपाने की कोशिश कर रहा था। वेल, सुबह-सुबह गणेश और चित्रा अपने घर के बाहर की तरफ ही खड़े हुए थे और आर्यन अभी कमरे में ही था कि तभी अचानक से आर्यन के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये लोग भागते हुए उस कमरे में पहुँचे, तब उन्होंने देखा आर्यन बेड पर बैठा हुआ है और बहुत हड़बड़ा रहा है और उस कमरे के अंदर एक अजीब-सी किसी चीज़ के जलने की या आग लगने की स्मेल भी आ रही थी। ये लोग तुरंत ही आर्यन के पास पहुँचे और उसे पूछने लगे कि क्या हुआ? हुआ क्या है? तब उन्होंने नोटिस किया कि आर्यन की गर्दन के राइट साइड पर एक ऐसा निशान पड़ा हुआ है जैसे किसी ने जलती हुई लकड़ी आर्यन के नेक पर लगा दी हो और आर्यन बहुत हड़बड़ा रहा था और कुछ क्लियरली कह तो नहीं पा रहा है, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कमरे में कोई दिख रहा है और वो बस उससे डर रहा है। वो अपने चेहरे पर हाथ रख रहा है और बहुत डर रहा है, चीख रहा है जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। फिर अचानक से एक बहुत ज़ोर की आवाज़ के साथ कमरे में रखी हुई कुछ चीज़ें अपने आप गिर गईं, जैसे टेबल, चेयर और उसके साथ आर्यन एकदम से बेड पर ही सीधा गिर गया। ये साइलेंस जस्ट 1 सेकंड के लिए ही था और तब अचानक से आर्यन का एक पैर ऊपर उठा और तुरंत एक बहुत तेज स्पीड से एक झटके से आर्यन घसीटता हुआ रूम के बाहर जाने लगा। जैसे कोई उसे कोई घसीट रहा है और वो इतनी तेज गया कि गणेश और चित्रा कुछ कर भी नहीं पाए और गणेश ने तो उसे पकड़ भी लिया था, पर फिर भी वो इतना ज़्यादा पावर के साथ घसीट रहा था कि गणेश का हाथ छूट गया। वेल, इसके बाद ये दोनों भी आर्यन के पीछे-पीछे भागते हुए गए, लेकिन आर्यन बहुत तेज़ स्पीड में कहीं गायब हो चुका था। अब ये लोग उसे हर तरफ ढूँढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक से आर्यन की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तब इन्होंने घर के पीछे की तरफ देखा और वहाँ से बहुत सारा धुआँ आ रहा था। ये लोग एकदम भागते हुए घर के पीछे पहुँचे। तब इन्होंने देखा कि वहाँ पर जो लकड़ियाँ और कुछ पुराना वुडन फर्नीचर पड़ा हुआ था, उसमें पता नहीं कैसे पर आग लग चुकी है। वहाँ पर एक केरोसिन का कैन भी रखा हुआ था, वो भी खाली हो चुका है और ज़मीन पर ऐसे ही पड़ा हुआ है और उस आग के बीचों-बीच आर्यन खड़ा हुआ है और उसकी अच्छी खासी बॉडी अब तक जल चुकी है और इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, आर्यन ऑलरेडी खत्म हो चुका था और जैसे ही आर्यन की पूरी बॉडी आग में जल गई, बस उसकी कुछ हड्डियाँ ही रह गई थीं और अभी भी थोड़ा बहुत शरीर जो था, वो थोड़ा बाकी था। तब इन्हें बस एक ही हल्की-सी आवाज़ सुनाई दी कि, "माँ, वो पापा को भी मार देगा।" अब तक इतना सब शोर सुनकर
आस-पास के लोग भी वहाँ पर आ चुके थे और अभी किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अब आर्यन के एक्सपायर हो जाने के कुछ ही दिनों बाद से इन लोगों की लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग टर्न आया। अब इन दोनों को ही सबसे पहले कुछ अजीब-अजीब से सपने आने लगे थे, जिसमें इन्हें आर्यन के जैसे 2 बच्चे जो कि एकदम सेम हैं, आर्यन के ही जैसा एक दूसरा बच्चा भी है और दोनों ही बच्चे आग में जल रहे हैं, रो रहे हैं और कई बार इन्हें भी परेशान करने की, हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों तक ऐसे सपने इन्हें आ ही रहे थे और उसके साथ-साथ अब चित्रा को अपने घर में आर्यन की थोड़ी-थोड़ी प्रेज़ेंस फ़ील होती रहती थी। जैसे अभी भी आर्यन उसी घर में है, वो इधर-उधर घूम रहा है, हल्की-हल्की आवाज़ें चित्रा को अपने कानों में सुनाई देती थी। घर के अंदर चीज़ें अचानक से गिर जाती थीं, इधर से उधर हो जाती थीं और कभी-कभी ऐसा फ़ील होता था कि कोई तो जस्ट अभी पास से गुज़रा हो, पर वहाँ कोई भी नहीं होता था। ऐसा लगता था कि किसी ने टच किया हो यहाँ या कोई चीज़ मूव करी हो, पर वहाँ कोई भी नहीं होता था। इन सारी बातों से ये लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। इन्होंने कई सारे बाबा, तांत्रिक सबको दिखाया और कुछ छोटी-मोटी पूजा भी करवाई पर स्टिल सब कुछ वैसे का वैसा ही रहा और ज़रा-सा भी ठीक नहीं हुआ। एक बार गणेश अपने रूम में मिरर के सामने अपने बाल सेट कर रहा था और सडनली एकदम से रूम का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हुआ और एक ठंडी-सी, हल्की-सी हवा के साथ गणेश के कानों में एक क्लियर आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ आर्यन की ही लग रही थी और उसने गणेश को कहा, क्यों मारा मुझे? मेरी क्या गलती थी? अब मैं तुम्हें भी वैसे ही मारूँगा जैसे तुमने मुझे मारा था। और इसके बाद मिरर में सडनली गणेश का फेस थोड़ा अजीब-सा होने लगा, डिस्टॉर्ट होने लगा और अब गणेश कुछ बोलना या चिल्लाना चाह तो रहा था, पर उसके मुँह से हल्की-सी भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और अब मिरर में दिख रहा था कि गणेश का पूरा शरीर आग से जल रहा है। वो ये सब देखते ही इतना ट्रॉमेटाइज़ हो गया, वो बस बेहोश ही हो गया और ज़मीन पर गिर गया। चित्रा भागते हुए अंदर आई, उसको होश में लाने की कोशिश की। बहुत देर ट्राई करने के बाद कहीं गणेश को होश तो आया, पर इस टाइम पर गणेश बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहा था। वो अपने आस-पास देखे जा रहा था, बहुत डर रहा था और ढंग से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो सर से लेकर पैर तक पूरा बर्फ के जैसा ठंडा हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा काँप रहा था और अब ऐसा लग रहा है जैसे उसे साँस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और अब चित्रा जैसे ही सोचती है कि पास के डॉक्टर को बुलाने की, तभी अचानक से गणेश जो ज़मीन पर ही पड़ा हुआ तड़प रहा था, अब उसकी आँखें एकदम वाइट ग्लो करने लगी और उसने अपने गर्दन को एक झटके से लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया और इसके साथ उसने अपने दोनों हाथों की कलाई को बिल्कुल राउंड घुमा दिया और अभी उसके गले की और रिस्ट की हड्डियाँ टूट चुकी थीं। चित्रा उसका हाथ पकड़कर सीधा करने की कोशिश करने लगी। उसके गले को सीधा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गणेश ने उसे बहुत फ़ोर्स से एक धक्का मारा और अपने पैरों को ज़मीन पर धीरे-धीरे घिसने लगा और जस्ट आफ्टर अ सेकंड गणेश की बॉडी एकदम से सीधी अकड़-सी गई थी और अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद गणेश बिना किसी सपोर्ट के ज़मीन से कुछ इंचेस ऊपर हवा में लेविटेट करने लगा और उसके बाद सडनली अपने आप गणेश एक झटके से काफ़ी तेज़ स्पीड में उस कमरे के एक ऐसे एकदम डार्क कॉर्नर में घसीटता हुआ चला गया, जैसे उसे किसी ने पकड़ कर खींचा हो। उस कॉर्नर में इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तो चित्रा धीरे-धीरे, डरते-डरते उस कॉर्नर की तरफ जाने लगी और जैसे-जैसे थोड़ा आगे बढ़ी, तब उसे गणेश की तरफ से आर्यन के जैसी आवाज़ हल्की-हल्की सी जैसे वो कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ कह रहा है, ऐसी आवाज़ आने लगी। लेकिन जब वो थोड़ा और पास पहुँची और जब उसने क्लियरली देखा, तब उसे दिखा कि गणेश उस कॉर्नर में दीवार से बिल्कुल चिपक कर बैठा हुआ है और अपना पूरा मुँह फाड़ कर स्माइल कर रहा है और उसके मुँह से व्हाइट कलर का वियर्ड सा लिक्विड टाइप कुछ बह रहा है। और जैसे ही चित्रा ने उसे देखा, तब गणेश की तरफ से एक आवाज़ चित्रा को सुनाई दी, जो कि थी, माँ, मैं तुम्हारा दूसरा बेटा। मुझे इसी ने मारा था और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा। और वो ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख कर हँसने लगा। इसे देखकर चित्रा तुरंत ही उसके घर के सामने वाला घर जहाँ एक पंडित रहते थे, वो भागकर वहाँ गई और रोते हुए उसने थोड़ा बहुत बताया और जल्दी से पंडित जी को घर के अंदर लेकर आई। और अभी गणेश बहुत ज़ोर-ज़ोर से घुर्राए जा रहा था, ग्राउल कर रहा था। अब पंडित जी उसकी ये हालत देखकर तुरंत कुछ देर के लिए अपने घर पर भाग कर गए। फिर जब वापस आए, तो अपने साथ कुछ सामान लेकर आए।
एक पूजा की थाल, त्रिशूल, गंगा जल और कुछ अलग-अलग तंत्र विद्या वाली चीज़ें। वेल अब पंडित जी ने पूरे घर का एक राउंड लिया और कहा कि घर में 2 बच्चों की आत्माओं का वास है और वही दोनों आत्माएँ गणेश पर हावी हो चुकी हैं। पंडित जी ने शुद्धि क्रिया और एक्सोर्सिज्म प्रोसेस शुरू करने के लिए घर के एक कोने में पूजा स्थल तैयार करने को कहा। पंडित जी ने घर के पूर्व डायरेक्शन में एक कॉर्नर में एक चौकी पर कलश रखा। उसके ऊपर नारियल और गंगा जल रखा। कलश के चारों तरफ दिया जलाकर 7 बार घुमाया और तुरंत उस दिए को बुझा दिया। पंडित जी ने एक त्रिशूल को गंगा जल से शुद्ध करके सीधे गणेश के पास जाकर उसके सर के ऊपर रखा और कहा, ओम नमो भगवते रुद्राय। साथ ही उन्होंने कुछ तांत्रिक बीज मंत्र का जाप किया, जो सिर्फ कुछ ही तांत्रिक और पंडित जानते हैं। गणेश शुरू में तो शांत था, पर जैसे-जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगा और अपने हाथ-पैर हिलाने लगा। पंडित जी ने एक लंबी काली माला गणेश के गले में डाली। इसके बाद गणेश उन दोनों बच्चों की आवाज़ में बोलने लगा और गणेश के पूरी बॉडी पर ऐसे काले निशान से पड़ चुके थे, जैसे वो पूरा ही आग में जल चुका है। पंडित जी ने एक सिंदूर से लाइन खींचकर गणेश के आसपास सर्कल बनाया। फिर उन्होंने गंगा जल में तुलसी मिलाकर गणेश के ऊपर छिड़कना शुरू किया। गणेश के चेहरे पर जलन और दर्द का असर दिखने लगा था। वो जोर-जोर से चीखने और अपने हाथ-पैर मारने लगा, जैसे कोई उससे बाहर निकलना चाहता हो। पंडित जी ने एक लोहे के तसले में कुछ हवन सामग्री और लकड़ियाँ वगैरह लगाकर उसमें आग जलाई और फिर नीम की पत्तियों को उस हवन कुंड में डाला और जैसे-जैसे हवन कुंड की आग थोड़ी-थोड़ी बढ़ी, तब गणेश थोड़ा हड़बड़ाने लगा। उसके अंदर से जो 2 बच्चों की आत्मा थी, वो दोनों अब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में हैं। पंडित जी ने त्रिशूल को गणेश के माथे पर रखा और तब गणेश का शरीर जैसे ही थोड़ा कंट्रोल में आया, तब पंडित जी ने उन दोनों बच्चों से पूछा कि वो दूसरा बच्चा कौन है और आर्यन और वो दूसरा बच्चा गणेश को क्यों मारना चाहते हैं। तब उस दूसरे बच्चे ने सारी रियलिटी बताई, जिसे सुनकर चित्रा तो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। तो एक्चुअली 6-7 साल पहले जब चित्रा और गणेश को बच्चा हुआ था, तो इस गाँव में जो हमेशा से होता आ रहा है कि ज़्यादातर यहाँ ट्विन्स ही बर्थ लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को भी जुड़वा बच्चे ही हुए थे। पर गणेश, जो कि सिर्फ़ इस वजह से कि वो एक से ज़्यादा बच्चे को पालना नहीं चाहता है, तो उसके जैसे ही दोनों बच्चे पैदा हुए, डॉक्टर को बहलाकर, फुसलाकर, उल्टी-सीधी बातें करके उस दूसरे बच्चे को चित्रा के होश में आने से पहले ही हॉस्पिटल से उठाकर चुपचाप से किसी शमशान घाट में ले जाकर जला डाला। और डॉक्टर को भी ये सब कहने को कहा कि उनको कोई जुड़वा बच्चे नहीं हुए थे, बल्कि उनको बस एक ही लड़का हुआ है और आज तक गणेश ने वो बात हर किसी से छुपा कर रखी थी। ये सब सुनने के बाद पंडित जी ने एक तांत्रिक यंत्र गणेश के हाथ में बांध दिया और मंत्र बोलते हुए कहा कि इस शरीर को तुरंत छोड़ दो। कुछ देर बाद गणेश जोर-जोर से हिलने लगा और एक शक्ति जैसे उसके शरीर से अलग होती हुई दिख रही थी। पंडित जी ने गंगा जल उस जगह पर छिड़का जहाँ पर वो आत्माएँ अलग हो रही थीं और फिर वो दोनों आत्माएँ एक धुएँ के रूप में कहीं गायब हो गईं। वेल इस सब के बाद चित्रा का गणेश के ऊपर से भरोसा तो उठ ही चुका था, पर गणेश को इस काम की एक बहुत बुरी सज़ा भी ये मिली कि इसके बाद से अब गणेश का शरीर हमेशा के लिए पैरालाइज़ हो चुका है और बहुत ट्रीटमेंट, झाड़-फूँक सब करवाए जा चुके हैं, पर वो स्टिल पैरालाइज़्ड ही है। सो ये थी केरला के एक कोंढिनी गाँव की कहानी, जहाँ ट्विन्स ही जन्म लेते हैं और इस फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ, गणेश के साथ जो कुछ भी हुआ, इस सब में गणेश की ही गलती थी, जिसकी सज़ा उसे मिल रही है और वो अभी भी भुगत रहा है। वेल तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड हाँ, अगर तुमने मेरी पहली सीरीज़ द 7 साइको रिचुअल्स नहीं देखी है, तो मैंने आई बटन पर लिंक दिया हुआ है उसके दोनों चैप्टर्स का और अब जो कंटिन्यू आएँगे आगे वो भी तुम देख सकते हो। प्लीज़ जाके चेक आउट ज़रूर करना एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।